what ground can you say that scandium is a transition element but zinc is not one? तो इसमें सर एनसीईआरटी ने हमसे बोला कि देखो इनकम्प्लीट ट्रांजिशन मेटल किसको बोलेंगे? ट्रांजिशन मेटल इज डिफाइंड एज metal which have come incomplete, it is not complete, it is incomplete d subshell either in the neutral atom or in their ion. So जिंक, कैंडियम एंड मरकरी ऑफ ग्रुप 12 इनको क्या नहीं कंसिडर किया जाता? इनको ट्रांजिशन मेटल कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि ये अगर इनके ग्राउंड स्टेट में भी और या फिर इनके एक्साइड कोई भी आयन के स्टेट में भी ये क्या नहीं शो करते? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल शो नहीं करते। दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा अपने पास? आंसर क्या जाएगा? पहला वाला आंसर क्या जाएगा? पहला ऑप्शन। ओके, पहला ऑप्शन कौन सा है? ओके ये वाला इनकम्प्लीट फील्ड 3D ऑर्बिटल इन स्कैंडियम, इसीलिए स्कैंडियम है और जिंक नहीं है, क्योंकि जिंक में इनकम्प्लीट 3D ऑर्बिटल देखने को नहीं मिलेगा। ओके पहला हो गया ये वाला। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अपने पास दूसरा क्वेश्चन है, कैटलिस्ट यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीइथाइलिन ओके बाय जिगलर नाटा मेथड इज। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट किसको कहते हैं? तो TI दैट इज है ना अपने पास TiCl4 दैट इज टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4 और याद रखने का अपने पास यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड नॉट फिनाइल, ट्राई इथाइल। सो C2H5 ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम and not triphenyl. So this is the correct answer. Which is the correct answer? This ethyl and not phenyl, triethyl. So this B is the correct answer, which help in formation of high density polythene, which help in the formation of high density polythene. Next is okay, the कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इन बेंजीन इज सी। एनसीईआरटी ने साफ साफ बोला है कि अपने पास जो बेंजीन है वहां पे रेजोनेंस की वजह से जो कार्बन जो बॉन्ड है वो क्या है? वो इंटरमीडिएट है। किसका? एक सी सिंगल बॉन्ड का और सी डबल बॉन्ड का। ओके ये दोनों के बीच में है तो लॉन्गर हो जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है। लॉन्गर देन डबल बॉन्ड बट शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड। सो इट इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके इसके बाद क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ परऑक्साइड? यस, इनमें से कौन सा परऑक्साइड? देखो अपने पास ये इंपॉर्टेंट है कि अपने पास सोडियम जो होगा वो परऑक्साइड बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। और इंपॉर्टेंट ये है कि सुपर ऑक्साइड कौन बना सकते हैं? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये सुपर ऑक्साइड भी बना सकते हैं, जिनको सबमरीन में इस्तेमाल किया जाता है। सबमरीन में इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करते हैं? ये CO2 को लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, लेन देन करते हैं। अच्छा तो यहाँ पे BaO2 जो है, यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन है Ba+2 होता है, Ba+2 की फॉर्म में होता है, यहाँ पे O2-2 की फॉर्म में, मतलब ये परऑक्साइड यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे KO2 जो है ये तो सुपर ऑक्साइड है। यहाँ पे KO2 जो दिया है यहाँ पे O2- के फॉर्म में, तो ये अपने पास सुपर ऑक्साइड हो जाएगा। और अपने पास आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर, ये वाला बी वाला आंसर हो जाएगा BO2। और उसके बाद कौन सा है? और यहाँ पे लिथियम क्या है? ऑक्साइड बनाता है। लिथियम क्या है? ऑक्साइड बनाता है। इसके बाद ओके PHCH2 ये बिल्कुल डायल्यूट H2, मतलब इसका हाइड्रेशन कर दिया अपने पास। किसका हाइड्रेशन कर दिया? इसका अपने पास है ये PHCH2 ओके CH डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या कर दिया? हाइड्रेशन कर दिया। जब इसका हाइड्रेशन करेगा, जब हाइड्रेशन करेंगे तो क्या होगा? चलो मैकेनिज्म की बात करते हैं। पहले तो क्या होगा सर, जो यहाँ पे क्या निकलेगा अपने पास OH- आएगा, अटैक करेगा। देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो पहला किसका अटैक होगा? OH- का नहीं, पहले अटैक होगा H+ का, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन। तो पहले ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो यहाँ पे कार्बोडन कौन सा बनेगा? ये कार्बोडन यहाँ बनेगा क्या? कार्बोडन जब यहाँ बनेगा तो इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी, 1 शिफ्ट हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट की हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। जब हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा और क्या बन जाएगा? शॉर्ट में बात करें तो यहाँ पे CH+ हो जाएगा और यहाँ पे CH2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो OH- जो बचा था, जो कि बाद में आएगा, वो इधर अटैक कर जाएगा और अपने पास क्या बन जाएगा? ये मतलब ये बनेगा, ये वाला जो ये दिया है ना सी ऑप्शन ये बन जाएगा अपने पास। ओके इसके बाद क्या है? इसके बाद क्वेश्चन है इनमें से ओके
when ये रिएक्शन होगी बिल्कुल रिएक्ट विथ KOH ओके द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये थ्रू दिया हुआ है कि SN2 मैकेनिज्म चल रही है रिएक्शन ओके द स्टाइकोमेट्री ऑफ द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड विल बी, ठीक है। तो हमको पता है SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। देखो यहाँ पे SN2 होगा, इन्वर्जन होगा, कैसे इन्वर्जन होगा कि टेंशन होगा वो सब तभी देखेंगे जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे सारे ग्रुप क्या है डिफरेंट है, सारे ग्रुप क्या है डिफरेंट है। तो ये कारल जो होगा कारल कार्बन हो जाएगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव अगर है तो ये क्या शो करेगा, ये इन्वर्जन शो करेगा कि रेसिमाइजेशन, ये इन्वर्जन शो करेगा जब SN2 मैकेनिज्म चलेगी रिएक्शन और ऑप्टिकली एक्टिव होगा अपना पास कौन सा रिएक्टेंट, तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास इन्वर्जन हो जाएगा। ओके देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे इन्वर्जन कैसे हो रहा है। एनसीईआरटी ने बोला कि देखो यहाँ पे अटैक करेगा किधर से, इधर से, और ये चला जाएगा इधर, पहले इधर था अब ये किधर हो गया, इधर हो गया, तो इन्वर्जन हो गया ना। तो पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा है ये आर, ये अपने पास आर है कि ऐसे, ये आर है कि ऐसे, देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने नाम दिया 1, इसको नाम दिया 1, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और जो 4th पोजीशन वाला है वो अपने पास कैसा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो अपने पास ये हो जाएगा आर, कार साइक्लिक आर होता है, साइक्लिक आर होता है, लेकिन कब जब फोर्थ वाला हो, जब फोर्थ तो हमने प्रायोरिटी जिसको दिया वो कहाँ हो, वर्टिकल लाइन में हो, वर्टिकल लाइन में। यहाँ पे फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन में है, तो यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज वाला आर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये वाला आर था तो इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा जब SN2 मैकेनिज्म से चलेगा। जब ये SN2 मैकेनिज्म चलेगा तो इसका इन्वर्जन हो जाएगा और आर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस में। आर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस में। ओके जब SN1 मैकेनिज्म चलता, कोई भी ऐसी बात भी कर लेते हैं, SN1 मैकेनिज्म से जब कोई रिएक्शन चलेगी तो क्या हो जाएगा, रेसिमाइजेशन हो जाएगा, जैसे कि एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है अपने पास, क्योंकि अटैक इधर से भी हो सकता है, अटैक इधर से भी हो सकता है, क्योंकि अपने पास प्लस वाला भी बन सकता है, अपने पास माइनस वाला भी बन सकता है। तो इसीलिए हमने बोला रेसिमाइजेशन कब होगा, जब हमारे पास SN1 मैकेनिज्म से कोई ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड रिएक्ट करेगा KOH के साथ। ओके तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये आर था तो ये इसमें कौन हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। Which of the following is correct? Which of the following is correct? देखो इनमें से क्या है कि अपने पास टिन स्टोन इज मैग्नेटिक इन नेचर। नो, टिन मैग्नेटिक नहीं होता, टिन मैग्नेटिक नहीं होता, नॉन मैग्नेटिक होता है। और उल्फामाइट इज नॉन मैग्नेटिक, नहीं, उल्फामाइट आयरन का, सॉरी ये किसका, टंगस्टन का और है, और जिसमें आयरन पाया जाता है, इसी वजह से ये क्या होता है, इसी वजह से क्या होता है, ये मैग्नेटिक होता है। नॉन मैग्नेटिक नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला मैग्नेटिक नहीं होता तो ये भी गलत हो जाएगा। वुल्फ्रामाइट किसे कहते हैं, इसे कहते हैं FeWO4 डॉट 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 MnWO4। यहाँ पे W क्या है सर, ये टंगस्टन है, तो टंगस्टन का और बताओ जरा। वुल्फ्रामाइट इज द टंगस्टन ओर, ओके, वुल्फ्रामाइट इज द टंगस्टन ओर। ओके 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 नेक्स्ट। ओके तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर अपना सी वाला ऑप्शन हो जाएगा आंसर। उसके बाद क्या है अपने पास, ये रिएक्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 22। ओके क्या है, फिनॉल रिएक्ट कर रहा है CH_Cl3 के साथ NaOH की प्रेजेंस में, सैलिसल्डिहाइड दे रहा है, मतलब रिएक्शन कौन सी है, रीमन-टीमन रिएक्शन कौन सी है, रीमन-टीमन रिएक्शन है, रीमन-टीमन रिएक्शन है अपने पास, रीमन-टीमन रिएक्शन है। और रीमन-टीमन रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है। कोलबे में क्या बनता है, कोलबे एसिड बनता है कोलबे में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कौन सा, सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि रीमन-टीमन बताओ कि जरा अपने पास इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बन बनता है सर, डाइक्लोरोकार्बन बनता है इसमें। ये लोन पर देख के कंफ्यूज मत होना, लोन पर दिखाने के लिए है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल। तो अपना आंसर जाएगा ये, अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मतलब ये डाइक्लोरोकार्बन इज इंटरमीडिएट इन कोलबे इन रीमन-टीमन रिएक्शन। When aniline is treated with sodium nitrate and hydrochloric acid at 0 डिग्री सेल्सियस, सी अगर 0 डिग्री सेल्सियस में एनिलीन को रिएक्ट कर रहे हैं NaNO2 और HCl के साथ, तो क्या बनेगा, डायोजनियम सॉल्ट बनेगा। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही जरूरी है, इन्होंने मेंशन किया है 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इसने बोला कि 15 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अगर 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा और ये किसमें N2 रिलीज कर देगा, ठीक है। लेकिन हमको बोला है 0 डिग्री सेल्सियस, इसको एनसीईआरटी ने बोला है 273, कितना दिया है 273 और 278, दैट इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो वहां पे डायोजनियम सॉल्ट का जो फॉर्म होगा वैसा ही एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे यही एग्जिस्ट करेगा, अपना आंसर हो जाएगा बी। ओके उसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के चार्ट से आ गया, एनसीईआरटी के चार्ट को चार्ट जाना होगा अपने को। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट, हमको गलत बताना है, इनकरेक्ट। सी हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप ऑफ विच ट्राइटियम इज द मोस्ट कॉमन है। अपने पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है अपने पास हाइड्रोजन के, एक तो प्रोटियम है, एक ड्यूट्रियम है, ट्राइटियम है, जिसमें ट्राइटियम बहुत ही रेयरेस्ट है, 99.985% क्या देखने को मिलेगा अपने को, हाइड्रोजन प्रोटियम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट अपने पास क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। और हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज कैटायन इन आयनिक
सॉल्ट, यस यस, ये कभी भी आयनिक फॉर्म में कटायन का काम नहीं करता, बिल्कुल सही है। तो ये आयनिक फॉर्म से सोडियम अगर ये मेटल के साथ कनेक्टेड है तो ये कैसे ऐड करेगा, अनायन कैसे, एन एच माइनस के एच माइनस बन जाएगा, एच माइनस बन जाएगा। हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस एग्जिस्ट फ्रीली इन सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। डाई हाइड्रोजन एक्ट इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये हाइड्रोजन दे देगा, रिड्यूस कर देगा। ओके, नेक्स्ट इज द एंगल बिटवीन ओवरलैपिंग ऑफ वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल, जब वन एक एस और एक पी जब ओवरलैप करें हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा है, 180 के जितना हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा 180। उसके बाद an ether is more volatile than an alcohol having the same molecular formula, this is due to, क्योंकि अल्कोहल में क्या देखने को मिलेगा अपने को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल में क्या देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए सेम मॉलिकुलर फार्मूला सेम मॉलिकुलर मास होते हुए भी ईथर जो होता है वो वोलेटाइल होता है और अल्कोहल जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, क्योंकि अल्कोहल में क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट रीजन, दैट इज द करेक्ट रीजन। अच्छा, ओके, ड्रग विच आर यूज्ड एज पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिक इन मेडिसिन। देखो, पोस्ट ऑपरेटिव मतलब किसी आदमी ने सर्जरी करवाई, किसी आदमी ने ऑपरेशन कराया तो बहुत दर्द होगा, तो दर्द को मिटाने के लिए कौन सी दवा ले लो, ऑफिन नहीं सर, हमने बोला ऑफियोइड लेते हैं, उसमें मेन एग्जांपल क्या है, मॉर्फिन है, मॉर्फिन। तो मॉर्फिन को कम लेते हैं, मॉर्फिन को देखना ये एनर्जेसिक है और एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक, नार्कोटिक मतलब इसकी लत लग जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इतना दर्द जब ज़्यादा ही दर्द हो जाए तब इसी को लेना चाहिए, नहीं तो अगर ज़्यादा अमाउंट हो गया तो आदमी कोमा में चले जाएगा हमेशा के लिए, और ज़्यादा ही हो गया कुछ तो आदमी को मरना पड़ सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे बात ऐसी है कि सर अगर मॉर्फिन का अमाउंट अगर लिमिटेड है, चलो सर हमने बात है पेन, जब कार्डियक पेन हो, किसी आदमी ने अभी भी हार्ट सर्जरी कराई है तो क्या कह रहा है, ज़्यादा ही दर्द हो रहा है तो क्या करो, मॉर्फिन ले लो दर्द को कम करने के लिए। कैंसर का लास्ट स्टेज जहाँ पे दर्द की सुखद अनुभूति इतनी होती है कि आदमी मर जाता है, उसमें क्या करना चाहिए, उसमें उस समय पर क्या किया जाता है, एनाल्जेसिक। कौन सा एग्जाम्पल, मॉर्फिन नार्कोटिक एनाल्जेसिक लिया जाता है। चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे पैदा होता है तो पीबी सिम्फाइसिस 2 हिस्से में कन्वर्ट हो जाता है, 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, तब क्या होता है, तब मॉर्फिन को दिया जाता है। नहीं तो इसको देना आदमी रोक के रखता है, इसको देना नहीं चाहता, फिर भी देना पड़ता है कि दर्द बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया, थोड़ा सा भी, तो क्या हो जाएगा, आदमी कोमा में जा सकता है, ज्यादा कुछ हो गया थोड़ा सा ऐसे तो ये मर जाएगा इंसान, है ना। ओके, तो इट इज वेरी डेंजरस। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट मॉर्फिन हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, मॉर्फिन हो जाएगा इसका आंसर, ड्रग यूज फॉर पोस्ट ऑपरेटिव एनाल्जेसिक। ओके, तो मॉर्फिन हो जाएगा इसका आंसर। ओके, इसके बाद अमॉन्ग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इसमें बताना है। देखो, हमेशा चिलेटिंग रिएजेंट हमेशा ज़्यादा स्टेबल होंगे, जहाँ पे रिंग बनेगी, तो यहाँ पे जो सी वाला है, यहाँ पे FeC2O5 3 जो है वहाँ पे चिलेटिंग रिएजेंट है ये, जो कि चिलेटिंग लिगेंड है, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, चिलेशन होगा, रिंग बनेगी, 3 रिंग बनेगी, और 3 रिंग जहाँ बनेगी तो उसकी स्टेबल सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिनॉल इज वीकर एसिड देन एसिटिक एसिड, बिकॉज फिनॉल ज्यादा ही वीक होता है एसिटिक एसिड से। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड में अपने पास रेजोनेंस कैसा है, इफेक्टिव रेजोनेंस कैसा है, इफेक्टिव रेजोनेंस, क्योंकि O पे जा रहा है नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अच्छा है। लेकिन फिनॉल में क्या होगा, फिनॉल में O पे नेगेटिव जाएगा, लेकिन वो कार्बन के साथ रेजोनेंस करेगा, और कार्बन के साथ रेजोनेंस करेगा तो उतना अच्छा से रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि एसिटिक एसिड इज मोर बेटर, बिकॉज एसिटेट आयन इज बेटर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस देन फिनॉक्साइड, दैट इज व्हाई इट इज मोर एसिडिक। एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजीन और बेंजोइक एसिड। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट है, हमको सही बताना है। अच्छा, क्या बोल रहे हो सर, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HBr ओके इज ग्रेटर देन HCl बट रिवर्स इज ट्रू फॉर द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ये सही है क्या? नहीं है। HBr और HCl में ज्यादा एसिडिक कौन है? HBr। HCl में HBr का बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा है, वो बॉन्ड आसानी से टूट सकता है, जब बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा वो H+ पहले से दे देगा, अब H+ आसानी से दे देगा तो वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा HBr। सही बात है। देखो, HBr आसानी से H+ दे भी रहा है तो आसानी से रिड्यूस भी कर रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, सो ये वाला गलत जाएगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन, जो HBr का रिड्यूसिंग नेचर भी ज्यादा, HBr का एसिडिक नेचर भी ज्यादा, दोनों ज्यादा। ओके, दूसरा बोला बेसिक स्ट्रेंथ PH3 ASH3 बट रिवर्स इज ट्रू फॉर दैट बॉन्ड एंगल। ओके,
देखो PH3 हो गया, फॉस्फीन हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ फॉस्फीन का ज्यादा, क्योंकि देखो ऊपर से नीचे देखो कैसे एनसीईआरटी बोलते हैं, एनसीईआरटी क्या बोलते हैं हमसे, एनसीईआरटी ने बोला, अगर हमने बोला जब पी ब्लॉक में आप ऊपर से नीचे जाओगे, पी ब्लॉक में जब ऊपर से नीचे जाओगे तो बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जब बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ता जाएगा दोनों को बॉन्ड तोड़ना आसान होता जाएगा, जब बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा वो H+ आसानी से दे देगा, जब H+ आसानी से दे देगा तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, ऊपर से नीचे जाते जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, जब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। ओके, मतलब PH3 की बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, कम है, किससे कम है, ओके कम है किससे, सॉरी कम नहीं है, कम किससे, एमोनिया से कम है, लेकिन ASH3 से ज्यादा है, तो ये सही है। लेकिन क्या बोला, रिवर्स इज ट्रू फॉर बॉन्ड एंगल, नाइस सर, बॉन्ड एंगल भी क्या है कि दोनों का बराबर, ड्रेगोस रूल, ओके, जब बाहर ड्रेगोस रूल के हिसाब से क्या है, दोनों का बॉन्ड एंगल 90 के आसपास ही चलता है, यहाँ पे 90 के आसपास चलता है, तो यहाँ पे ये घस जाएगा। नेक्स्ट इज डाइपोल मूवमेंट ऑफ CH3Cl इज ग्रेटर देन CH3F, यस, ये क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को पता है डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, Q इंटू डी, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, Q इंटू डी, यहाँ पे डिस्टेंस डोमिनेटिंग हो जाता है, कहाँ पे, यहाँ पे इस केस में डिस्टेंस डोमिनेटिंग हो जाता है, जो C और Cl के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाता है C और F के डिस्टेंस से, दैट्स व्हाई डाइपोल मूवमेंट CH3Cl का ज्यादा होगा CH3F से। अच्छा, और मतलब ये तो सही है, पहला जो ऑप्शन जो पहला स्टेटमेंट बोल रहे हो ना ये सही है बिल्कुल। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है बट रिवर्स इज ट्रू फॉर HCH बॉन्ड एंगल, यस ये भी सही है, रिवर्स इज ट्रू फॉर HCH बॉन्ड एंगल, मतलब CH3F में बॉन्ड एंगल क्या है, ज्यादा है, CH3F में बॉन्ड एंगल ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन कम है, क्योंकि कार्बन जो है सॉरी क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को बोल रहा है तो नीचे चलो, जब क्लोरीन ने बोला हाइड्रोजन को नीचे चलो तो क्या हो गया, बॉन्ड कम हो गया, बॉन्ड पास आ गए, बॉन्ड एंगल कम हो गया, जब बॉन्ड एंगल कम हो गया तो इसमें बॉन्ड एंगल कम हो गया, CH3Cl में बॉन्ड एंगल कम हो गया, CH3F में बॉन्ड एंगल ज्यादा है। अच्छा, तो आंसर हो जाएगा अपने पास सही वाला। उसके बाद बोला फ्यूमेरिक एसिड इज ओके Ka1 ऑफ फ्यूमेरिक इज हायर देन मैलिक बट रिवर्स इज ट्रू फॉर देयर Ka2, ये सरासर झूठ है, क्योंकि मैलिक एसिड, पहले तो ये पता होना चाहिए मैलिक फ्यूमेरिक कैसे किसे है, फ्यूमेरिक हम लोग ज्यादा टी ऐसे लिखते हैं, टी ऐसे लिखता हूं मैं टी, और टी को मैंने चुपके से कर दिया ऐसे, तो क्या हो जाएगा F, तो F में बोला फ्यूमेरिक क्या है, ट्रांस वाला फॉर्म, फ्यूमेरिक क्या है, ट्रांस वाला फॉर्म, और ट्रांस वाला फॉर्म है हमने बोला मैलिक क्या है, सिस वाला फॉर्म। जैसे ही मैलिक ने क्या बोला, मैं जैसे ही हाइड्रोजन दूंगा जैसे ही मैं हाइड्रोजन दूंगा मैंने मतलब मैं जैसे ही प्रोटॉन दूंगा मैं हाइड्रोजन स्टेबलाइज हो गए, मतलब मैं एच बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो जाऊंगा, और मैं एच बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो जाऊंगा तो मैं आसानी से H+ दूंगा, मतलब Ka1 किसका ज्यादा है, मैलिक एसिड का Ka1 ज्यादा है, लेकिन K2 की बात करें तो वो फ्यूमेरिक का ज्यादा होता है, क्योंकि अगर K2 की बात करें तो मैलिक ने जैसे ही H+ दिया उसके पास दोनों साइड में नेगेटिव चार्ज आ गए, और जब साइड में नेगेटिव चार्ज इधर आ गए तो रिपल्सन आ गया, और रिपल्सन आ गया तो वन स्टेबल हो गया, वो देना नहीं चाहेगा H+। That's why Ka2 of fumaric is more than Ka2 of malic। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या सही है कि सॉरी ये उल्टा बोल रहा है यार, उल्टा बोल रहा है, फ्यूमेरिक का K1 ज्यादा नहीं होता, मैलिक का K1 ज्यादा होता है। एनसीईआरटी ने बोला कि बेसिसिटी जो है ना ऊपर से नीचे कैसी होती है, कम होती जाती है, हमने बोला NH3 हो गया, NH3 सबसे ज्यादा, फिर PH3 का, फिर ASH3 का, फिर SbH3 का, फिर BiH3 तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तुरंत H+ दे देगा, तुरंत रिड्यूस कर देगा। Which of the following statement in relation, okay, which of the following statement is relation to the hydrogen atom is correct। देखो अपने पास ये एनसीईआरटी का ये डायग्राम से क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी का इसी डायग्राम से क्वेश्चन आ गया, इसने बोला कि देखो हाइड्रोजन एटम में 3s 3p 3d की एनर्जी लेवल सेम होगी, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन में तो डिफरेंट होगी ना, लेकिन हाइड्रोजन में 2s 2p की सेम होगी ना, बिल्कुल सेम होगी, तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि हमने पास हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, 3s की 3p की 3d की सबकी एनर्जी सेम होगी, लेकिन ऐसा किस में नहीं होता। तो ये हाइड्रोजन एटम भी बोलो कि तुम मल्टी इलेक्ट्रॉन, देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तुम हाइड्रोजन के अलावा तुम लिथियम भी बोल सकते हो, लेकिन लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब Li+ होना चाहिए, नहीं Li+2 होना चाहिए, Li+2 में भी ये हो जाएगा 3s 3p और 3d का एनर्जी लेवल सेम हो जाएगा, एनर्जी सेम हो जाएगा। बोर्ड सामने बोल के चलेगा, ये बोर्ड साहब बोल के चलेगा, अपने को बोला गया पहला वाला क्या है हाइड्रोजन का है, दूसरा वाला मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का है, तो यहाँ पे पहला वाला हाइड्रोजन में सेम है सब। उसके बाद ओके SiCl4 एसिटिस क्वेश्चन आ गया, एसिटिस पूरे पैराग्राफ से एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गया कि अपने को बोला गया है
क्या बोला गया है, अपने को बोला गया है SiCl4 ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म X। ओके, SiCl4 क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया। मैंने SiCl4 का क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया। जब SiCl4 का हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सिलिसिलिक एसिड, सिलिसिक एसिड। सिलिसिक एसिड किसको बोलते हैं, सिलिका का एसिड। सिलिका का एसिड क्या कहते हैं, सिलिसिक एसिड। जैसे कि हमने बोला सिलिसिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, सिलिसिक एसिड का फॉर्मूला होता है SI नहीं H4SiO4, H4SiO4 है ना। SI में OH 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 4 OH जुड़ गए, ये क्या हो जाएगा, सिलिसिक एसिड हो जाएगा। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, सिलिसिक एसिड ये वाला। और उसको मैंने क्या किया, फिर उसको मैंने क्या किया, तो अपने पास बन गया एक्स क्या है अपने पास, सिलिसिक एसिड। तो अपने पास दो ऑप्शन है, तो यहाँ पे ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो जाएगा। और अपने पास कौन सा हो जाएगा, ये वाला डी सही होगा या फिर बी सही होगा, डी सही होगा फिर बी सही होगा। अपने पास ये हो सकता है सही है, फिर सही हो सकता है सही, दोनों में से। फिर क्या हुआ, कंपाउंड एक्स लूजेस वाटर। जब इस सिलिसिक एसिड ने पानी लूज कर दिया तो क्या बनेगा, SiO2 बनेगा, क्योंकि सब ऑक्सीजन तो रिलीज कर नहीं सकता, तो यहाँ पे डी बन जाएगा अपने पास, डी सही हो जाएगा अपने पास, क्योंकि हाइड्रोजन तो रिलीज कर दिया, पानी निकाल दिया भाई, ऑक्सीजन निकाला क्या, नहीं निकाला, ऑक्सीजन पूरा निकाल ही नहीं सकता वो। अच्छा ओके, इसके बाद क्या क्वेश्चन है, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, व्हेन ड्राई सिल्वर क्लोराइड इज फ्यूज्ड विद सोडियम कार्बोनेट वी गेट। ओके, जब मैंने बोला देखो सिल्वर का पहले बात ये, सिल्वर का ऑक्साइड बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, वो तुरंत टूट जाता है, सिल्वर दे देता है चांदी 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 चांदी, ये सिल्वर दे देगा तुरंत टूट के। तो सिल्वर का क्लोराइड जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Ag2O बनेगा। और जब Ag2O बनेगा तुरंत टूट जाएगा, क्या दे देगा, Ag दे देगा। और आंसर हो जाएगा अपने पास Ag। उसके बाद क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिहाइड्रेशनेशन, नहीं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल से पानी निकाल दो, डिहाइड्रेशन, डी मीन्स रिमूव करना है पानी को, डिहाइड्रेशन कहेंगे अल्कोहल को। तो दो चीजें सर, एक तो देखो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ही हीट कर दिए तो ज्यादा ही पानी चला जाएगा और अल्कोहल एल्कीन में तब्दील हो जाएगा। लेकिन जब ज्यादा हीट नहीं किए, कितना की हीट किया, 140 डिग्री सेल्सियस, जिसको कैल्विन में कुछ ज्यादा एग्जामिनर ज्यादा ही होशियार हो गया तो कैल्विन में पूछेगा 413 कैल्विन। जब 413 कैल्विन पे, और मोस्टली कैल्विन पे ही पूछेगा, एनसीईआरटी ने कैल्विन पे ही बात की है। ओके, तो 413 केल्विन पर जब हीट करेंगे तो अल्कोहल से, चलो इथेनॉल की बात कर लेते हैं, इथेनॉल से डाइइथाइल ईथर बन जाएगा। और इथेनॉल से 170 डिग्री सेल्सियस या फिर 443 केल्विन पर अगर हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कीन, मतलब पानी ज्यादा निकल गया। ये डिहाइड्रेशन की बात हो गई। और डिहाइड्रेशन कब होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगा। तो दिमाग में ये दिखना है कि अपने पास दो तरीका होता है, एक तो वो H2SO4 भी दे सकता है, फिर H3PO4 दे सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। ओके, दो तरीके का हाइड्रोजन, अगर हमने वो H2SO4, अगर H2SO4 डाइल्यूट है, पानी है बहुत ज्यादा उस H2SO4 में, तो वो क्या करेगा, हाइड्रेशन पानी जोड़ देगा। लेकिन हमने बोला कि H2SO4 ऐसा है जिसमें पानी कमी है, वो पानी खींच लेगा, बस तो डिहाइड्रेशन कर देगा। यहाँ के इंपॉर्टेंट है कि पता ये होना चाहिए कि कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है। उसके बाद डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा, कंसंट्रेट माने पानी निकाल दिया, पानी निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने बोला पेंटेन, अपने पास साइक्लोपेंटेन है जिसमें वो जुड़ा हुआ है। अच्छा, उसको मैंने फिर कंसंट्रेट, अभी बात की कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या निकालेगा, पानी निकालेगा। इसने पानी निकाल दिया। अच्छा, जब इसने भी मॉलिक्यूल भी पानी निकालता है इंसान के साथ साथ, जब इसने पानी निकाल दिया तो अपने पास साइक्लोपेंटीन बन जाएगा। जब साइक्लोपेंटीन बन गया उसके बाद क्या किया, इसको Cl2H2 के साथ ये कर, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Cl2H2 को हम बोल देते हैं कि हो गया हाइड्रोहैलोजिनेशन, मतलब यहाँ पे HOCl का एडिशन होता है, क्योंकि पानी Cl2 मिलकर HOCl बनाएंगे। और जहाँ पे Cl एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। जब एडिशन किसका हो, इलेक्ट्रोफाइल का हो, तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो Cl प्लस और OH माइनस हो जाएगा। तो अटैक पहले किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का, इसलिए नाम दिया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हमेशा जो पहले अटैक करता है उसी के रेसिस में रिएक्शन को नाम देते हैं। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्या बनेगा, ये यहाँ Cl आ गया, यहाँ पे OH आ गया। फिर क्या हुआ, साइनाइड आयन के साथ जब रिएक्ट किए तो साइनाइड ने क्या कर दिया, इस Cl को रिप्लेस कर दिया। इस Cl को जब रिप्लेस कर दिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइनाइड आ जाएगा, यहाँ पे साइनाइड आ जाएगा। और बच्चे को ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि साइनाइड के जब हाइड्रोलिसिस होती है, अगर पार्शियल नहीं दिया तो हमको कंप्लीट मान के चलना है। जब तक उसने पार्शियल नहीं बोला तो कंप्लीट मान के चलना है। और जब तक कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी किसकी, साइनाइड की, तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो यहाँ पे ये एसिड बन गया, ये क्या बन गया, एसिड बन गया, ये एसिड बन गया, एसिड बन जाएगा, बन गया। उसके बाद क्या किया, Cr2O7 H2O के, Cr2O7
एसिडिक मीडियम है, मतलब ये Cr2O7 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिड को तो ऑक्सीडाइज कोई कर नहीं सकता फ्यूमेरिक एसिड के अलावा, ओके। लेकिन यहाँ पे OH क्या कर देगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा, अल्कोहल को एल्डिहाइड में तब्दील करेगा, नहीं एल्डिहाइड नहीं होगा अभी तो, एल्कीन में नहीं, सॉरी कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, किसमें, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, किसको, इसको जो बना था अभी जो कि D नंबर था उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, जब क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, एसिड को ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता, तो इसने अल्कोहल किस में कन्वर्ट कर दिया, कीटोन में। अब ध्यान से देखेंगे, चुपके से एग्जामिनर नीचे लिख दिया है क्या, चुपके से एग्जामिनर क्या लिखते नीचे में, हीट, चुपके से हीट का सिंबल बना दिया है। जब इसको हीट करना जरूरी है, लेकिन हीट जब तक नहीं करोगे सही आंसर पे नहीं पहुंचोगे। तो यहाँ पे जब इसको हीट कर देंगे तो ये बीटा कीटो एसिड है, बीटा कीटो एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। जब बीटा कीटो एसिड का हीट करेंगे, जब बीटा कीटो एसिड को हीट करेंगे तो एकदम जल्दी वो CO2 दे देगा और वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा और ये अपना आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी, आंसर क्या हो जाएगा, बी, आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखो अपने पास क्या है, साइनेट का, एनसीईआरटी ने बोला साइनेट की हाइड्रोलिसिस दो तक होती है, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनेगा और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एसिड बनेगा। लेकिन जब तक क्वेश्चन ना बोले कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस हम कर रहे हैं, तब तक हमको ये मानना है कि वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहा है, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में एसिड बनेगा। या फिर उसने चुपके से नीचे में हीट लिख दिया ना, तो हमको ये समझ जाना है कि वो क्या करना चाह रहा है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना चाह रहा है। उसके बाद ये बोला 40 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी विद देयर करस्पॉन्डिंग और फॉर विच दे आर यूज्ड। फ्लोटेशन, फ्रोथ मतलब होता है झाग आ जाएंगे फ्रोथ फ्लोटेशन में, झाग आ जाएंगे। झाग की मदद से किसको ओर को निकाल रहे हैं, तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, सल्फाइड ओर के लिए, मेनली सल्फाइड ओर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एनटीआर ने क्वेश्चन पूछा है कि बताओ जेंथेट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसको एज अ कलेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। जेंथेट जो होते हैं उनको एज अ कलेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। फिर विश्वास किया जाता है, पाइन ऑयल भी है साथ में, तो अपने पास क्या हो जाएगा, वन इज मैच्ड विथ सल्फाइड, दैट इज ZnS। तो एक क्या हो जाएगा, बी। तो अपने पास एक ही ऑप्शन है, कोई बात नहीं चलेगा, फिर पार्ट कर लेते हैं। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन छप चुका है, इसका क्वेश्चन छप चुका है। कॉपर ने बोला कि देखो मेरे को रिफाइन करना, तुम क्या करो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में इस्तेमाल करो। और कॉपर का इंपॉर्टेंट ये है कि कॉपर के जो इंप्योरिटी है, मैंने बोला कि एक और लिया कॉपर का, उस कॉपर के ओर को जब मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की तो जो एनोड था उसके नीचे में मेरे को इंप्योरिटीज मिली, उसको मैंने एनोड मत कहा। और इस एनोड बड में हमको क्या मिला, हमको सोना मिला, हमको चांदी मिला, हमको प्लेटिनम मिला, सारे के सारे महंगे मेटल यही मिल गए। और इसी एनोड मड जो कि इतना थोड़ा सा बनता है, उससे पूरा खर्च चल जाता है उसके पूरे इलेक्ट्रोलिसिस का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि यहाँ पे सोना मिल जाता है, इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ब्लिस्टर कॉपर बनेगा, ब्लिस्टर का मतलब है फफूले आ जाएंगे, ब्लिस्टर कॉपर मतलब फफूले आ जाएंगे SO2 रिलीज होने की वजह से। अच्छा, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि एनोड मड जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जहाँ पैसा मिलेगा वही तो एग्जामिनर पूछेगा। तो यहाँ से पैसा बहुत ज्यादा मिलता है एनोड मड से, इसीलिए तो यहाँ पे एग्जामिनर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। सिल्वर मिलेगा, यहाँ पे गोल्ड मिलेगा, यहाँ पे प्लेटिनम मिलेगा, ओहो प्लेटिनम भी मिल रहा है, टेरिलियम भी मिलेगा, सिलेनियम भी सब छोड़ो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम मिल रहा है, जो कि सबसे ज्यादा कीमती है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, जोन रिफाइनिंग किसके लिए करते हैं, सेमीकंडक्टर्स के लिए, और जोन रिफाइनिंग से बहुत ही ज्यादा वेरी हाई इंप्योरिटी मेटल को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं जर्मेनियम को ऑब्टेन करने के लिए, सिलिकॉन को ऑब्टेन करने के लिए। मतलब ये समझ लेना कि हमने इसको इस्तेमाल किया सेमीकंडक्टर वाले जो एलिमेंट्स है उसको ऑब्टेन करने के लिए। किसको इस्तेमाल किया, जोन रिफाइनिंग। जोन में क्या चलेगा, एक ऐसा चलेगा अपने पास, ऐसे चलेगा, तो वो क्या करेगा, एक इंप्योरिटी को एक साइड में करके इसको काट के निकाल देंगे। अच्छा, तो सी जो होगा ना, जोन रिफाइनिंग इज फॉर जर्मेनियम, तो 3 इज मैच्ड विथ ए। उसके बाद क्वेश्चन एनसीईआरटी का। अच्छा, इसके बाद बोल रही है एनसीईआरटी की बताओ, काउ मिल्क, गाय के दूध में एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इमल्सन। गाय का दूध एक नेचुरल इमल्सन का एग्जाम्पल होता है, जिसमें इसको स्टेबलाइज कौन करता है, तो केजिन प्रोटीन होता है सर, केजिन प्रोटीन होता है, जो कि बच्चों में केजिन प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, आरिन, रैनिन, RENN, नॉट एन, 2 N होगा। तो केजिन प्रोटीन जो होगा वो एक इमल्सन है, लिक्विड एक इमल्सन होता है। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन, जहां पे केजिन प्रोटीन किसका काम करता है, एक स्टेबलाइजर का काम करता है।
बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यार, इमल्सन तो हर बार क्वेश्चन आता है। मिल्क का है और हमने बोला हेयर क्रीम, हेयर क्रीम का मतलब है, हेयर क्रीम का मतलब शैम्पू, हेयर क्रीम का मतलब शैम्पू। बटर 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 भी एग्जांपल किसका है, बटर क्रीम में एग्जांपल किसका है, इमल्सन का। फॉग चल रहा है, नहीं ये एरोसॉल, फॉग किसका एग्जांपल है, एरोसॉल का। फॉग किसका एग्जांपल है, एरोसॉल का। एरोसॉल मतलब दूर से देखा तो लिक्विड नजर आया, पास जाके देखा तो गैस था, है ना। ये फॉग वाला नहीं जहां पे लिक्विड है, सब में गैस भरा होता है, सब में गैस भरा होता है। डिस्पर्स फेस, दूर से देखा तो डीपी नजर आया, पास जाके देखा तो डीएम था। अच्छा, तो लिक्विड दूर से देखेगा तो लिक्विड समझ आएगा, लेकिन जब मैं उसको दबाऊंगा तो गैस निकलेगा। तो ये एरोसोल है, एरोसोल एरोसोल। ओके, लिक्विड इन, छोड़ो। हमको बोला कि डीएम क्या हो जाएगा, दूर से देखा डीएम नजर आया, नहीं दूर से देखा डीपी नजर आया, पास जाके देखा तो डीएम था। ओके, दूर से देखा तो पी। ओके, तो दूर से देखा तो पी, तो हमने पास दूर से देखा तो अपने पास लिक्विड था, पास जाके देखा तो गैस था। ये एरोसोल है, एरोसोल। Only iodine form heptafluoride IF3, but chlorine and bromine give pentafluoride. This reason is because कि देखो अपने पास आयोडीन बड़ा लंबा, आयोडीन बहुत बड़ा एटम है, आयोडीन बड़ा, the larger iodine atom can accommodate more number of smaller fluorine atom. जो लार्जर आयोडीन है वो अपने आसपास छोटे छोटे फ्लोरीन को एकोमोडेट कर सकता है, लेकिन जो क्लोरीन है और जो ब्रोमीन है वो एकोमोडेट नहीं कर सकते। इसके बाद ली चैटलियर की बात करनी है। सही, ली चैटलियर सब ने बोला द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी इन द ओके अकर इन ब्लास्ट फर्नेस वेयर आयरन ओर इज रिड्यूस टू आयरन मेटल, Fe2O3 plus 3CO gives okay this okay, using ली चैटलियर प्रिंसिपल predict the one okay which of the following will not disturb द इक्विलिब्रियम, नॉट डिस्टर्ब। तो देखो जो भी सॉलिड होता है उसका एक्टिव मास 1 होता है, एक्टिव मास 1 होगा तो इसके ऐड करने से ज़्यादा भी नहीं होगा, रिएक्शन आगे भी नहीं जाएगा पीछे भी नहीं जाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अपने पास अगर ऐड करेंगे यहाँ पे Fe2O3 तो रिएक्शन का कुछ नहीं होने वाला। ओके ओके ओके, नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग फास्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव। तो एनसीईआरटी ने बोला, हमने सुना कि इसने बोला कि जो व्हाइट फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस है वो क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। मोस्ट रिएक्टिव क्यों है कि देखो सर बात ऐसी है कि चार फास्फोरस के एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो इंगल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि वो एक दूसरे से जुदा होना चाहते हैं, टूटना चाहते हैं, इसे तो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। और ये धूप में नहीं, अंधेरे में चमकेगा, अंधेरे में चमकेगा, अंधेरे में रेड फास्फोरस नहीं व्हाइट फास्फोरस चमकता है। व्हाइट मतलब चमकना, रेड फास्फोरस। ओके, खत्म। उसके बाद ये क्या बता रहा है, एक रिंग है एक चेन है, एक रिंग है एक चेन है, तो क्या हो जाएगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो ये जो पिछले वाले क्वेश्चन है ना, जो पिछले वाले क्वेश्चन है यहाँ पे बोला विच इज द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, तो मोस्ट रिएक्टिव कौन हो जाएगा, व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव। और पॉलीमरिक कौन होता है, पॉलीमरिक कौन होता है, रेड फास्फोरस। पॉलीमरिक कौन होता है, रेड फास्फोरस। ओके, और अल्फा बीटा फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करता है, अल्फा बीटा फॉर्म में ब्लैक फास्फोरस। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टेम्परेचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, ये हो गया।